नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। और बिल्कुल रोज की तरह हम फिर से एक बार हो चुके हैं लाइव। और आज भी हम करने वाले हैं बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रश्नों का संग्रह। और उसके पहले कि मैं आपको बताऊं, एमसीक्यू करवाऊं, आप सभी को मैं बताना चाहता हूं कि बिल्कुल आप छत्तीसगढ़ पुलिस जिसका लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस आपका अवेलेबल है, बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इस नीचे दिए गए नंबर पे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं यदि कुछ भी दिक्कत होगा तो। बिल्कुल ठीक है। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने आगे के एमसीक्यू की ओर। तो बिल्कुल छत्तीसगढ़ पुलिस की क्लासेस चल रही है। इसके अलावा यदि हम बात करें सीजीपीएससी प्री का, तो प्री की क्लासेस चल रही है। लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस दोनों मिल जाएगा आपको। और बिल्कुल इस नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं यदि कुछ भी दिक्कत होगा तो। लगातार आपका इंडिविजुअल क्लासेस चल रहा है सारे बैचेस का, तो बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं क्लासेस को। ठीक है, तो बिल्कुल सीजीपीएससी 2025-26 का आप ये क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें इसके अलावा यदि हम बात करें तो बिल्कुल आप कहना चाहिए कि क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम आते हैं अपने प्रश्न की ओर। तो हमारा प्रश्न क्या कहता है, किस अनुच्छेद के तहत, क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान संविधान में किया गया है। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार व्यापक के एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका रिपीट किया है। चलिए, तो ध्यान से पढ़िए और बताइए क्या होगा आंसर। चलिए, अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन क्लास में मैंने आपको करवाया भी था, याद होगा आपको। ठीक है, अनुच्छेद 71, अनुच्छेद 71 क्या कहता है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव संबंधित यदि कोई विवाद है, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का चुनाव संबंधित यदि कोई विवाद है, तो उसके मामले में बात करता है आपका अनुच्छेद 71। क्या कहता है अनुच्छेद 71, यदि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का चुनाव संबंधित कोई विवाद है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव संबंधित यदि कोई विवाद है, तो उसका निपटारा कहां पर होता है, आपके अनुच्छेद 71 के तहत होता है। और याद रखना है, यदि पूछा जाएगा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा कहां पर होता है, तो अनुच्छेद 71 में। वहीं अनुच्छेद 55 की मैं बात करूं तो ये बात करता है राष्ट्रपति के कोटा के बारे में, राष्ट्रपति के कोटा के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 69 किसके बारे में बात करता है, तो उपराष्ट्रपति के शपथ के बारे में बात करता है। तो ये सारा हमने ऑलरेडी देख लिया है आपके क्लास के दौरान। अब हम आगे बढ़ते हैं, और आगे क्या लिखा हुआ है आपका अनुच्छेद 71 हो गया। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है। ऑप्शन आपके सामने है, ध्यान से पढ़िए और बताइए। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है। ऑप्शन ए दिया हुआ है 1 माह, ऑप्शन बी दिया हुआ है 2 सप्ताह, ऑप्शन सी दिया हुआ है 1 सप्ताह, और ऑप्शन डी दिया हुआ है 3 सप्ताह। चलिए, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए और बताइए कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है। चलिए जल्दी से बताइए, 1 माह, 2 सप्ताह, 1 सप्ताह या 3 सप्ताह। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है, बताइए क्या होगा। तो याद रखना है, चुनाव प्रचार हेतु मिलता है 2 सप्ताह। कितना मिलता है, तो याद रखना है 2 सप्ताह। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव
कितने वर्षों के लिए होता है? ऑप्शन ऑन द फ्रंट ऑफ यू, बताइए क्या होगा। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में बात कर रहा है। तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? ठीक है, तो याद रखना है 5 वर्षों के लिए होता है। पर हमने एक अनुच्छेद पढ़ा है 61, एक अनुच्छेद हमने पढ़ा है क्या? 61। अनुच्छेद 61 किसके बारे में बात करता है? तो याद रखना है राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में। तो 5 वर्ष रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। अनुच्छेद 61 कहता है महाभियोग। राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए जिस शब्द का हम प्रयोग करते हैं उसे कहते हैं महाभियोग। तो राष्ट्रपति को हम 5 साल के पहले भी, राष्ट्रपति को 5 साल के पहले भी हम पद से हटा सकते हैं। तो याद रखना है, यदि पूछा जाएगा आपको तो आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल याद रखना है 5 वर्ष। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है? चलिए बताइए। कौन है? हाँ, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है? ठीक है, तो याद रखना है अनुच्छेद 54 किसके बारे में बात करता है? तो 54 कहता है आपका निर्वाचन। 54 क्या कहता है? निर्वाचन। लेकिन यहाँ पर 5 वर्ष की कालावधि के बारे में बात कर रहा है, तो बिल्कुल आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 56। याद रखना है आपको, अनुच्छेद 56 के तहत आपका क्या होता है? राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तिथि तक बना रहता है। तो बिल्कुल आपका आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 56। क्योंकि 56 क्या कहता है? कार्यकाल। 56 क्या कहता है आपका? कार्यकाल। कार्यकाल के बारे में बात करता है। एक शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बताया था जिसमें याद रखना है पकानी कोका दुयो दशम, पकानी कोका दुयो दशम। तो ये आपको याद रखना है यदि पूछा जाएगा तो। ठीक है, प से क्या हो गया? राष्ट्रपति का पद, अनुच्छेद 52। क से क्या हो गया? कार्यपालिका, अनुच्छेद 53। नी से क्या हो गया आपका? निर्वाचन, अनुच्छेद 54। को से क्या हो गया आपका? कोटा, 55। क से क्या हो जाएगा? कार्यकाल, 56। दू से आपका दोबारा निर्वाचन। यो से आपका योग्यता। द से आपका दशाएं। स से आपका शपथ और म से आपका महाभियोग। ठीक है, तो बिल्कुल आंसर हो जाएगा आपका 56। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में होते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में होते हैं संसद के सभी सदस्य और विधानसभाओं तथा परिषदों के सभी सदस्य, संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, सी संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, और डी दिया है संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य। चलिए तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए बताइए, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में होते हैं संसद के सभी सदस्य और विधानसभा तथा परिषदों के सभी सदस्य। बी दिया है संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। सी दिया है संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, और डी दिया है संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य। चलिए, तो याद रखना है राष्ट्रपति के चुनाव, जिसके लिए हम अनुच्छेद कौन सा पढ़ते हैं? अनुच्छेद है आपका 54। कौन सा है? अनुच्छेद 54। ठीक है, तो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए
तो याद रखना है संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। याद रखना है संसद के दोनों सदनों के संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, जिसमें मैंने बताया था आपके भारत के 28 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश, एक आपका दिल्ली और दूसरा आपका पांडिचेरी। ठीक है, तो बिल्कुल आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान से पढ़िए और बताइए। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सभी राज्य विधानसभाओं के सदस्य निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं, इसीलिए उस समय राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं हो सकता। जब 1 या 2 विधानसभाएं भंग हो सकती है। दूसरा, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों का मत मूल्य सभी राज्य विधानसभाओं के संयुक्त मत मूल्य से कहीं भी अधिक होता है। सी, कोई उम्मीदवार यदि मतों का बहुमत प्राप्त कर लेता है तो वह स्वतः ही निर्वाचित नहीं हो जाता। और डी दिया है, राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में यदि कोई विवाद हो तो वह सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं आता। कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है, तो डी। कई बार मैंने बताया है क्लास में अनुच्छेद 71। अनुच्छेद 71 क्या कहता है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का चुनाव संबंधित कोई विवाद है, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का चुनाव संबंधित कोई विवाद है तो वो डायरेक्ट कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट में, अर्थात सर्वोच्च न्यायालय में, या इसे ही हम कहते हैं उच्चतम न्यायालय। और यहाँ पर कह रहा है कि इसके क्षेत्राधिकार में नहीं आता, तो बिल्कुल आपका डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा, दूसरा लोकसभा के द्वारा, सी भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, और डी संसद के द्वारा। चलो जी बताओ इसका आंसर क्या होगा? चलिए क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो बिल्कुल इसके लिए हमने क्या पढ़ा हुआ है? अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 कहता है आपके राष्ट्रपति के महाभियोग के बारे में। किसके बारे में बात करता है? राष्ट्रपति के महाभियोग के बारे में बात करता है। राष्ट्रपति का महाभियोग हमने कहाँ के संविधान से लिया है यदि पूछा जाएगा? तो याद रखना है अमेरिका के संविधान से। याद रखना है, पूछा जाएगा तो भारत के राष्ट्रपति के बारे में यदि पूछा जाएगा तो राष्ट्रपति के महाभियोग को हमने कहाँ के संविधान से यदि लिया गया है पूछेगा तो याद रखना है अमेरिका। दूसरा, भारत के राष्ट्रपति पर जब महाभियोग लाया जाएगा तो संसद के द्वारा चाहो तो आप लोकसभा से प्रारंभ कर सकते हो और चाहो तो राज्यसभा से।
तो याद रखना है, महाभियोग में केवल और केवल लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं। ये आपको याद रखना है भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग में। तो बिल्कुल आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया है संसद के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव, मंत्रिपरिषद का राष्ट्रपति को हटाने संबंधित प्रभाव, सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश, या डी दिया है संसद द्वारा। चलिए बताइए क्या होगा आंसर। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया है संसद के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव, बी मंत्रिपरिषद का राष्ट्रपति को हटाने संबंधित प्रस्ताव, सी सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश, और डी दिया है संसद द्वारा महाभियोग। चलिए बताइए, भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया संसद के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव, मंत्रिपरिषद का राष्ट्रपति को हटाने संबंधित प्रस्ताव, सी सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश, और डी दिया है संसद द्वारा महाभियोग। भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया संसद के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव, मंत्रिपरिषद का राष्ट्रपति को हटाने संबंधी प्रस्ताव, सर्वोच्च न्यायालय, बल्कि आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 61। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 61, और 61 क्या कहता है? संसद द्वारा महाभियोग। तो बिल्कुल आंसर क्या हो जाएगा? डी। आंसर क्या हो जाएगा? डी। और बिल्कुल कंटिन्यू क्लासेस चल रही है। प्रयोगशाला परिचारक, सीजी व्यापम में लक्ष्य बैग, आमिन पटवारी, और आपके CGPSC प्री। तो बिल्कुल इसमें से आप जो भी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं। साध्य PSC एकेडमी में कंटिन्यू इसकी क्लासेस चल रही है। सबसे पहले आपको साध्य PSC एकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, और मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आप स्टोर सेक्शन से ये क्लासेस परचेस कर सकते हैं। तो बिल्कुल कुछ भी दिक्कत होगा तो इस नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा शिक्षक भर्ती, प्री BEd और प्री DLEd, ADI और रेडियो की क्लासेस भी चल रही है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं ये सारा क्लासेस। अब हम बढ़ते हैं अपने आगे की प्रश्न की ओर। चलिए, अगला प्रश्न कह रहा है, भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी प्रतिनिधि सभा, या डी आपका संसद। बताइए क्या होगा? भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखना है, क्या लोकसभा के नाम से जाना जाएगा, क्या राज्यसभा के नाम से जाना जाएगा? बिल्कुल नहीं, बल्कि संसद, संघ का व्यवस्थापिका। ठीक है, जैसे कि आप इंडिविजुअल यदि लोकसभा या राज्यसभा को लोगे तो ये नहीं कहलाएगा। संघ मतलब केंद्र सरकार की जो शक्ति है आपका, वो प्रमुख रूप से जिसका संचालन जहाँ से होता है उसकी बात कर रहा है। तो बिल्कुल आंसर क्या हो जाएगा आपका? संसद हो जाएगा। बिल्कुल, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे बच्चों ने सही जवाब दिया है इसका। ठीक है, तो बिल्कुल आंसर क्या हो जाएगा आपका? संसद हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है?
भारतीय संसद में कितने सदन हैं? भारतीय संसद में कितने आपके सदन हैं? ऑप्शन दिया है 1, 2, 3 और 4। अब इसके लिए यदि अनुच्छेद की बात करता है तो याद रखना है, इसके लिए हमने अनुच्छेद पढ़ा है कौन सा आपका? अनुच्छेद पढ़ा है 79। अनुच्छेद 79 किसके बारे में बात करता है? तो याद रखना है संसद के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात करता है? संसद के बारे में। तो संसद के बारे में यदि हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपका राष्ट्रपति रहेगा, लोकसभा रहेगा और राज्यसभा रहेगा। तो संसद के अंग पूछा जाएगा, संसद के अंग। तो संसद के अंग कितने होते हैं आपके? 3 कौन कौन से? एक लोकसभा, दूसरा राज्यसभा और तीसरा आपका राष्ट्रपति। एक आपका लोकसभा, दूसरा आपका राज्यसभा और तीसरा आपका राष्ट्रपति। और वहीं यदि सदन कहेगा तो सदन कितने होते हैं आपके? 2। सदन कितने होते हैं आपके? 2। एक लोकसभा और दूसरा आपका राज्यसभा। क्वेश्चन ने पूछे कि संसद में कितने सदन होते हैं, तो बिल्कुल मुझे नहीं लगता कि मेरे जितने भी बच्चे हैं वो इसका आंसर गलत करेंगे। आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा आपका? 2। क्या हो जाएगा? 2। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, या डी उनमें से कोई नहीं। संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? तो याद रखना है, जिसको जनता प्रत्यक्ष मतदान के माध्यम से डायरेक्ट चुनता है, जिसको जनता प्रत्यक्ष मतदान के माध्यम से डायरेक्ट चुनता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रतिनिधि सभा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिनिधि सभा कहते हैं। अगला प्रश्न जो पेपर में आपसे पूछने वाला है, संसद का लोकप्रिय सदन कौन सा है? बताइए कौन सा है? संसद का लोकप्रिय सदन कौन सा है पूछ रहा है आपसे, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। संसद का लोकप्रिय सदन किसे कहा जाता है? चलो मैं अनुच्छेद लिख देता हूं, फिर आप लोग बताना इसका क्या होगा। अनुच्छेद 81। कारण, जिसे जनता डायरेक्ट अपने मतदान के माध्यम से चुनती है उसी को ही तो लोकप्रिय कहेगा ना। और मैं कह दिया हूं अनुच्छेद 21, तो बिल्कुल आपका आंसर क्या हो जाएगा? लोकसभा। वहीं राज्यसभा के बारे में बात करें, राज्यसभा के लिए हम कौन सा अनुच्छेद पढ़ते हैं? तो याद रखना है राज्यसभा के लिए हम अनुच्छेद पढ़ते हैं 80। ठीक है, तो बिल्कुल आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संसद का स्थायी सदन है, बताइए कौन है? ऑप्शन ऑन द फ्रंट ऑफ यू, प्लीज रीड केयरफुली।
एंड मार्क द राइट आंसर। संसद का स्थायी सदन है लोकसभा, राज्यसभा या उपयुक्त दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। संसद का स्थायी सदन है ऑप्शन ए लोकसभा, बी राज्यसभा, डी उपयुक्त दोनों, या सी इनमें से कोई नहीं। स्थायी सदन की बात कर रहा है। कल की ही क्लास में मैंने आपको बताया है, संसद का स्थायी सदन अगर पूछेगा, संसद का स्थायी सदन यदि पूछेगा तो याद रखना है क्या लोकसभा है, क्या उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो आंसर क्या होगा राज्यसभा। याद रखना है चूंकि आपका राज्यसभा भंग नहीं होता, राज्यसभा आपका भंग नहीं होता, इसी कारण हम इसे क्या कहते हैं, स्थायी सदन कहते हैं। वहीं लोकसभा के बारे में यदि बात करें तो लोकसभा को क्या कहा जाता है, अस्थायी सदन। इसलिए अस्थायी सदन क्योंकि प्रत्येक 5 वर्ष में इसका विघटन हो जाता है। दूसरा, लोकसभा में यदि बहुमत नहीं है आपके पास तो लोकसभा का कार्यकाल कभी भी उलट पुलट हो सकता है। तो बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण लोकसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है और राज्यसभा को स्थायी सदन कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत के संविधान के अनुसार अनुच्छेद 79 में किन्हें भारत के संसद की एक भाग के रूप में वर्णित किया गया है, चलिए बताइए। भारत में संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे या किन्हें भारत की संसद के एक भाग के रूप में वर्णित किया गया है। ऑप्शन ए लोकसभा, बी राज्यसभा, 3 भारत की राष्ट्रपति। क्वेश्चन बेहद आसान है, ध्यान से पढ़िए और बताइए आंसर क्या होगा। भारत के संविधान के अनुसार अनुच्छेद 79 किसके बारे में बात करता है। पहला दिया है लोकसभा, बिल्कुल सही है। दूसरा दिया है राज्यसभा, तीसरा दिया है भारत का राष्ट्रपति। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2 और 3। आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2 और 3। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है। ऑप्शन दिया है अनुच्छेद 104, ऑप्शन बी अनुच्छेद 105, ऑप्शन सी अनुच्छेद 82 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 117। चलो जी बताओ क्या होगा आंसर। एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदनों के विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है, तो वो अनुच्छेद कौन सा है आपका, 105। कौन सा है अनुच्छेद आपका, 105। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका, कौन सा संसद का अनन्य भाग नहीं है, पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, संसद का अनन्य भाग नहीं है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी लोकसभा और डी आपका राज्यसभा। कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है पूछा है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी लोकसभा और डी आपका राज्यसभा। चलिए बताइए भारत में कौन सा संसद का अनन्य भाग नहीं है। ऑप्शन ए दिया है राष्ट्रपति, बी दिया है उपराष्ट्रपति, सी दिया है आपका लोकसभा और डी दिया है आपका राज्यसभा। तो पेपर में यदि पूछा जाएगा कि भारत में कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है, तो कौन आपके संसद का अनन्य भाग नहीं है। ऑप्शन ए दिया है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी दिया है आपका उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी दिया है आपका लोकसभा, ऑप्शन डी दिया है आपका राज्यसभा। बताइए निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है। तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा अनुच्छेद 79 के तहत आपके
संसद के 3 अंग हैं, ठीक है, याद रखना है संसद के ये 3 अंग हैं आपके, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो कौन नहीं है पूछ रहा है, तो बिल्कुल याद रखना है कौन नहीं, उपराष्ट्रपति। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका बी, आंसर क्या हो जाएगा आपका बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में कहा जाता है कि भारत के संसद के 3 अंग हैं, एक अंग है लोकसभा, दूसरा अंग है राज्यसभा, जबकि तीसरा अंग कौन सा है? बताइए क्या होगा इसका आंसर। चलिए, भारत के संविधान में कहा गया है कि भारत की संसद के 3 अंग होते हैं, इनमें से एक अंग है लोकसभा, दूसरा अंग है राज्यसभा, जबकि तीसरा अंग क्या है पूछेगा तो याद रखना है राष्ट्रपति। और ये कहता है आपका अनुच्छेद कौन सा, 79। कौन कहता है आपका, अनुच्छेद 79 में इसकी चर्चा की गई है। तो बिल्कुल आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, भारतीय संसद के कितने अंग हैं? यदि ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत होगा। भारतीय संसद के 3 अंग हैं और ये कहता है आपका अनुच्छेद 79। अनुच्छेद 79 क्या कहता है, तो याद रखना है, एक है आपका राष्ट्रपति, दूसरा है आपका लोकसभा और तीसरा क्या है आपका राज्यसभा। तो एग्जाम में यदि पूछा जाएगा तो बिल्कुल याद रखना है भारतीय संसद के अंग कितने हैं पूछेगा तो अंग हैं आपके 3। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए संसद होगा जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगा? चलिए बताइए क्या होगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए संसद होगा जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगा? भारतीय संविधान के अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए संसद होगा जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी, ठीक है। तो याद रखना है वो अनुच्छेद कौन सा है आपका 79। जबकि 80 किसके बारे में बात करता है, आपके राज्यसभा के बारे में बात करता है। तो बिल्कुल आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन आपका असत्य है बताइए। लोकसभा को संसद का प्रथम सदन कहा जाता है, राज्यसभा को संसद का द्वितीय सदन कहा जाता है, ऑप्शन सी राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, और ऑप्शन डी लोकसभा संसद का लोकप्रिय सदन है। एकदम आसान है, और ऐसे ही प्रश्नों में यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो यहाँ से फिर आप कूट वाला प्रश्न बना सकते हैं। लोकसभा को संसद का प्रथम सदन कहा जाता है, बिल्कुल सही है। राज्यसभा को संसद का द्वितीय सदन कहा जाता है, ये भी सही है। लोकसभा संसद का लोकप्रिय सदन है, ये भी सही है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन नहीं है बल्कि स्थायी सदन है। और राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये क्या नहीं होता, भंग नहीं होता। याद रखना है राज्यसभा के बारे में, क्या याद रखना है, एक अस्थायी सदन होता है जो कि आपका भंग नहीं होता। तो आंसर क्या हो जाएगा सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है बताइए। लोकसभा भारतीय जनता की प्रतिनिधि सभा है, बी राज्यसभा संसद का उच्च सदन है, सी राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, और डी उपयुक्त सभी। चलिए बताइए कौन सा कथन सही है पूछ रहा है आपसे। तो याद रखना है कौन सा कथन सही है पूछेगा। लोकसभा भारतीय जनता की प्रतिनिधि सभा है, कारण क्योंकि यहाँ पर जनता डायरेक्ट प्रत्यक्ष मतदान के माध्यम से चुनती है। दूसरा, राज्यसभा संसद का उच्च सदन है, बिल्कुल उच्च सदन है, ठीक है, क्योंकि ये कभी भंग नहीं होता। तीसरा, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, बिल्कुल है, जैसे कि छत्तीसगढ़ में आपके राज्यसभा की 5 सीटें हैं, वैसे ही अलग अलग राज्यों में अलग अलग है।
तो बिल्कुल आंसर क्या हो जाएगा? डी। आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। संसद का निम्न सदन एवं उच्च सदन क्रमशः है राज्यसभा एवं लोकसभा, लोकसभा एवं राज्यसभा, लोकसभा एवं विधानसभा, और डी दिया है राज्यसभा एवं विधानसभा। चलिए बताइए। पूछा है आपसे कि निम्न सदन, क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे? निम्न सदन और उच्च सदन। तो निम्न सदन हम किसको कहते हैं? लोकसभा को। निम्न सदन किसको कहते हैं? लोकसभा को। एवं उच्च सदन किसको कहते हैं? राज्यसभा को। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और उसके पहले यदि आप सीजी व्यापम में प्रयोगशाला परिचारक, सीजी व्यापम में आमीन पटवारी, सीजी व्यापम लक्ष्य बैच या सीजीपीएससी 2025-26 का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। सबसे पहले आपको साध्य पीएससी एकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आप स्टोर सेक्शन से कोई भी क्लासेस परचेस कर सकते हैं। और यदि कुछ भी दिक्कत होगा तो आप इस नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको नंबर दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? और अब तक यदि आपने शिक्षक भर्ती, प्री बीएड, प्री डीएलएड, एडीआई, एडीओ की क्लासेस ज्वाइन नहीं की है तो बिल्कुल कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बताइए, संसद को कौन भंग कर सकता है? क्या राज्यपाल करेगा? तो राज्यपाल करेगा क्या? नहीं। प्रधानमंत्री करेगा क्या? नहीं। उपराष्ट्रपति करेगा क्या? नहीं। तो बिल्कुल आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। संसद को भंग करने का अधिकार किसके पास है यदि पूछा जाएगा तो याद रखना है उप राष्ट्रपति के पास है क्या? नहीं, याद रखना है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों से, बी दिया है न्यायिक समीक्षा से, सी दिया है विपक्षी दल के नेता से, और डी दिया है भारत के प्रधानमंत्री की शक्तियों से। चलिए बताइए। प्रभुता प्रतिबंधित है। ऑप्शन ए कहता है भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों से, ऑप्शन सी कहता है विपक्षी दल के नेताओं से, ऑप्शन डी कहता है भारत के प्रधानमंत्री की शक्तियों से, बल्कि आंसर क्या हो जाएगा? न्यायिक समीक्षा से। याद रखना है, ना तो संसद आपके न्यायालय के किसी काम में हस्तक्षेप करेगा और न्यायालय संसद के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगा। बट एक चीज़ और है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर कोई विधेयक
पॉइंट टू बी नोटेड, लिसन केयरफुली। अगर कोई विधेयक आपका सही है या नहीं, कोई विधेयक सही है या नहीं, इसको यदि चेक करना हो गया तो बिल्कुल न्यायालय आपका चेक कर सकता है, पर बाकी हर मामले में वो न्यायालय आपका हस्तक्षेप नहीं करेगा। दूसरा, आपके सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को यदि हटाना हो गया पद से, तो बिल्कुल संसद यदि चाहे तो हटा सकता है। इन दो चीज़ों को छोड़कर ना तो न्यायालय संसद के मामले में हस्तक्षेप करेगा और ना ही संसद न्यायालय के मामले में करेगा, ठीक है। पर कोई विधेयक सही है या नहीं, इस मामले के लिए बिल्कुल कर सकता है। अगला प्रश्न, संसद के कितने सत्र होते हैं, ठीक है, पूछा जाएगा तो याद रखना है संसद में कितने प्रकार के सत्र होते हैं। ऑप्शन ए बजट सत्र, बी मानसून सत्र, सी शीतकालीन सत्र और डी दिया है आपका उपयुक्त। संसद के कितने सत्र होते हैं, तो याद रखना है संसद में तीन तरीके के सत्र होता है। एक आपका बजट सत्र, एक आपका बजट, ये आपके मार्च अप्रैल के आसपास होता है। मानसून सत्र होगा, ये आपके जुलाई अगस्त के आसपास, और शीतकालीन होगा आपके नवंबर दिसंबर में, ठीक है। अब देखो कुछ मत करना, ऑलरेडी आपको पता है कि हर साल आपका बजट मार्च या अप्रैल के आसपास पेश होता है। दूसरा, भारत में वर्षा कब होती है, कब से आप धान बोना चालू करते हो, तो जून जुलाई से अगस्त के आसपास आप धान बोना स्टार्ट करते हो। शीतकालीन कब मनाते हो, दिसंबर के महीने में आप क्या मनाते हो, शीतकालीन, तो इसी से याद रखना है। बजट पेश होता है अप्रैल मई में, मानसून आता है जुलाई अगस्त में, शीतकालीन मनाते हो नवंबर दिसंबर में। तो बिल्कुल तीन प्रकार के सत्र होते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, दो सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल कितने माह का होता है यदि पूछा जाएगा तो याद रखना है आपको, दो सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल होता है आपके 6 माह का। कितने माह का होता है, 6 माह का होता है, आपको याद रखना है यदि पूछा जाएगा तो। अगला प्रश्न, और मुझे नहीं लगता कि इसका आंसर आप लोग नहीं बता पाएंगे, बस कुछ ही प्रश्न और फिर आज का ये क्लास हम ओवर करेंगे। जल्दी जल्दी बताते जाइए, संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जाता है। ठीक है, 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना या फिर 12 महीना। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, मैंने भी कहा है दो सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल कितने माह का होता है, 6 महीने का। अगला प्रश्न, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है। संयुक्त बैठक अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपके पूछा भी जाता है, बताइए। ठीक है, भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक किस संबंध में होते हैं। चलिए बताइए क्या होगा। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होता है, तो याद रखना है अनुच्छेद आपका 108। और यदि थोड़ा सा यदि हम संबंध की बात करें तो संविधान संशोधन विधेयक में नहीं, वित्त विधेयक में नहीं, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में नहीं, बल्कि साधारण विधेयक में आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। अगला प्रश्न,
भारत के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है? भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, बी भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, संविधान में संशोधन से संबंधित विधेयक को पारित करने के लिए, एक ऐसा विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। चलो इसका आंसर बताओ। चलिए, तो संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित किया जाता है भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए? बिल्कुल नहीं। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए? बिल्कुल नहीं। संविधान में संशोधन से संबंधित विधेयक को पारित करने के लिए? नहीं, बल्कि एक ऐसा विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। तो आंसर क्या हो जाएगा? केवल 4। आंसर क्या हो जाएगा? केवल 4। अगला प्रश्न, साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? बताइए। के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो बुलाना को हम संविधान की भाषा में कहते हैं आहूत करना। बुलाना को क्या कहते हैं हम? आहूत करना। बुलाना को हम क्या कहते हैं? आहूत करना। बुलाना को हम क्या कहते हैं जी? आहूत करना। दूसरा आपको याद रखना है, यदि पूछा जाएगा तो ये क्या हो गया आपका? आहूत करना। दूसरा यदि मैं बात करूं आपके, ये तो हो गया साधारण विधेयक के बारे में, ठीक है। दूसरा यदि मैं बात करूं सत्र को समाप्त करना, और समाप्त को क्या कहते हैं संविधान की भाषा में? सत्रावसान। क्या कहते हैं? सत्रावसान। तो सत्र को बुलाएगा भी राष्ट्रपति और आपका समाप्त भी कौन करता है? राष्ट्रपति। किस मामले में? साधारण विधेयक से संबंधित यदि कोई मामला है तो। लोकसभा तथा राज्यसभा के संयुक्त बैठक कब होती है? चलिए बताइए, और ये रहेगा हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन। देन आफ्टर हम फिर मिलेंगे बहुत सारे अच्छे अच्छे एमसीक्यू के साथ, पर आज के लिए हमारा यही रहेगा क्या? आखिरी एमसीक्यू। चलिए, तो याद रखना है लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक के बारे में यदि बात करता है तो अनुच्छेद कौन सा है आपका? 108। राष्ट्रपति जब बुलाए तब, संसद का सत्र शुरू होने पर, इनमें से कोई नहीं, बल्कि आंसर क्या होगा? लोकसभा एवं राज्यसभा में मतभेद होने पर। ठीक है, पेपर में यदि पूछा जाएगा तो याद रखना है लोकसभा एवं राज्यसभा में मतभेद होने पर, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी। ठीक है, चलिए जाते जाते एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ कि CGPSC प्री की क्लासेस चल रही है, जिसमें अविनाश सर आपको इंडियन जियोग्राफी और इंडियन पॉलिटी, अजय सर आपको CSET में मैथ्स और रीजनिंग, हेमा मैम आपको इंडियन हिस्ट्री, राकेश सर आपको साइंस और टेक्नोलॉजी, और नवीन सर CSET का हिंदी पढ़ाएंगे। और बिल्कुल हमारे एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा क्लासेस लगातार चलाई जा रही है CGPSC प्री का, तो बिल्कुल आप इस क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ भी दिक्कत होगा तो इस नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा मैं बात करूं, यदि अब तक आपने सब इंस्पेक्टर पद की क्लासेस ज्वाइन नहीं की है तो बिल्कुल कर सकते हैं। इसके अलावा यदि मैं बात करूं, एडीओ में आपका त्रिनेत्र बैच है, ठीक है, जिसमें आपको आजीविका, पंचायती राज और ग्रामीण विकास देखने को मिलेगा। यदि अब तक आपने इसको भी ज्वाइन नहीं किया है तो बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे गुरुजी की भी क्लासेस चल रही है, तो बिल्कुल आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको साध्य PSC अकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, और मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद बिल्कुल आप स्टोर सेक्शन से ये क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। और मुलाकात होगा दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।